हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। आज हम लोग अपनी बीएफएम मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के यूनिट 5 के पार्ट 1 लेक्चर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नाम है इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन एंड एक्सचेंज कंट्रोल। हमारा मेथोडोलॉजी वही रहेगा, एक कंसेप्ट को 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, उसके की आइडियाज देखेंगे, उसमें क्या रूल्स है, क्या फॉर्मूलाज हैं। तो कहा जाता है ना कि आपके मैकप्लेन बुक का एक एक पैराग्राफ को डिटेल में एनालिसिस करना, डीप डाइव करना, वो हम लोग करने वाले हैं। उसके रूल्स को देखना, उस पर एग्जाम्पल करना, फिर उस पर एमसीक्यूज करना, उस पर फॉर्मूला उसको रिवाइज करना, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन को पहले कंसेप्ट के साथ। तो इंटरनेशनल ट्रेड का गेम समझना है। डीजीएफटी और फेमा का नाम सुनेंगे आप लोग। तो डीजीएफटी के बारे में पहले बात करते हैं। फुल फॉर्म बताइए आपको, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इन्हें कहा जाता है डीजीएफटी, राइट। तो देखिए, ये बेसिकली एक अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करती है। किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। और इसका काम यही है कि इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाना और इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो देखिए ये क्या करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी एफटीपी बनाती है। किसके लिए? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। समझे बात को? तो सोच लीजिए कि डीजीएफटी को एक ट्रैफिक पुलिस है जो इंटरनेशनल ट्रेड के सिग्नल कंट्रोल करती है। अब आप बोलेंगे ये क्या इंटरनेशनल ट्रेड का सिग्नल होता है? तो दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड का सिग्नल का मतलब ये हुआ कि जैसे पॉलिसी बनाना, लाइसेंस बनाना, राइट, और उसके बाद हमारा प्रोसीड्यूर हुआ, ये सब के सब डीजीएफटी के हाथ में है। समझे? ये जितने भी चीजें, पॉलिसीज, लाइसेंसिंग, ये सब के सब किसके हाथ में है दोस्तों? ये सब के सब डीजीएफटी के हाथ में है। तो डीजीएफटी को एक ट्रैफिक पुलिस की तरह समझिए जो इंटरनेशनल ट्रेड के सिग्नल को कंट्रोल करेगी। पॉलिसीज, लाइसेंसिंग, प्रोसीड्यूर सब डीजीएफटी के हाथ में। तो इसका एक फॉर्मूला रूल भी है कि देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्लस डीजीएफटी नोटिफिकेशन इज इक्वल टू ट्रेड कंट्रोल। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे डीजीएफटी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम इशू करती है। क्या इशू करती है? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम डीजीएफटी इशू करती है, राइट। किसके अंदर? एफटीपी के अंदर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। मतलब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और उसका बेनिफिट चाहिए तो डीजीएफटी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, आपको एक्सपोर्ट करना है और प्लस आपको बेनिफिट भी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डीजीएफटी का जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। समझे? ये इसका बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं फेमा एंड आरबीआई रूल। दोस्तों अब आता है फेमा 1999। ये लॉ आरबीआई को पावर देता है, राइट। ये जो हमारा लॉ है फेमा 1999 आरबीआई को पावर देता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करे। तो फेमा 1999 इंपावर आरबीआई टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। मतलब कि जो भी पैसा भारत से बाहर या बाहर से इंडिया आता है वो आरबीआई का रूल अप्लाई होगा वहां पे। समझे? तो ये ध्यान रखना है, आरबीआई का रूल वहां अप्लाई होता है। जो भी पैसा इंडिया से बाहर या बाहर से भारत में आता है वहां पे आरबीआई का रूल अप्लाई होता है। आपको पता होगा आरबीआई फॉरेक्स रिसीट, आरबीआई फॉरेक्स पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग के गाइडलाइन सेट करता है। तो इस सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। फेमा प्लस आरबीआई गाइडलाइन इज इक्वल टू एक्सचेंज कंट्रोल। फेमा प्लस आरबीआई गाइडलाइन इज इक्वल टू एक्सचेंज कंट्रोल। प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं। तो आरबीआई जो है एक तरह से समझिए कि बैंकर है नेशन का, जो इंश्योर करता है कि फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो सही डायरेक्शन में हो, राइट। तो प्लीज याद रखेंगे, आरबीआई सेट इंटरेस्ट रेट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट टू मैच द ग्लोबल लेवल। तो प्लीज अभी जो पॉइंट हमने अभी क्लियर किया उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो डीजीएफटी ट्रेड पॉलिसी कंट्रोलर है, राइट। डीजीएफटी जो है वो क्या है? ट्रेड पॉलिसी कंट्रोलर है। उसके बाद फेमा प्लस आरबीआई जो है ये एक्सचेंज कंट्रोल बॉस है, राइट। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर्मूला फ्लैश कार्ड में, एफटीपी इज इक्वल टू एफटीपी इज इक्वल टू डीजीएफटी नोटिफिकेशन प्लस एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीड्यूर। दूसरा लिखा है कि एक्सचेंज कंट्रोल इक्वल टू फेमा प्लस आरबीआई गाइडलाइन, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक दो सवाल कर लेते हैं इस पे, जो भी हमने पॉइंट अभी क्लियर किया। पहला सवाल है कि हु रेगुलेट एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, यानी एक्सचेंज कंट्रोल को कौन रेगुलेट करता है? दो ऑप्शन दिया हुआ है, डीजीएफटी या आरबीआई। तो अभी मैंने बताया कि एक्सचेंज कंट्रोल को रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होता है। साफ साफ लिखा हुआ है, आरबीआई गवर्न रिसीट पेमेंट इन फॉरेन कंट्रोल फॉरेक्स, और एक्सचेंज कंट्रोल का भी रेगुलेशन जो है आरबीआई करता है। दो चीजें हैं, एक तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करेगा, एक्सचेंज कंट्रोल को रेगुलेट करेगा। और डीजीएफटी क्या करता है?
तो डीजीएफटी में बताया दोस्तों आपको कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाने का, फ्रेम करने का काम इनका है। लाइसेंसिंग, ट्रेड पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यहाँ देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन अनाउंस करता है। तो देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अथॉरिटी डीजीएफटी का है। डीजीएफटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है और एफटीपी को फ्रेम और अनाउंस करता है। आरबीआई का रोल फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट तक सीमित है। ठीक है, तो प्लीज आरबीआई और डीजीएफटी, इनका जो रोल का डिफरेंस है इसको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इन ट्रेड फाइनेंस। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए इंटरनेशनल ट्रेड का रूल कौन बनाता है? आईसीसी और फेडई का नाम सुन के कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आइए इसका फंडा क्लियर करते हैं। आईसीसी होता है हमारा इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो पता है आपको कि ये ग्लोबल एपेक्स बॉडी है आईसीसी, जो ट्रेड प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करती है। राइट, ग्लोबल एपेक्स बॉडी दैट स्टैंडर्डाइज द ट्रेड प्रैक्टिस। तो इसको प्लीज याद रखिएगा। आईसीसी एक ग्लोबल एपेक्स बॉडी है जो कि ट्रेड प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करती है। मतलब दुनिया भर के ट्रेड डॉक्यूमेंट और रूल को यूनिफॉर्म बनाने का काम आईसीसी करती है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला या रूल भी कर सकते हैं कि आईसीसी का रूल में यूसीपी 600, यूसीपी 522, यूआरडीजी 758, इनको टर्म 2020, ये सब के सब आईसीसी के अंदर आते हैं। राइज करती है। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे यूसीपी 600 है, वो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ग्लोबली गवर्न करता है। तो अगर आप एलसी डील कर रहे हैं तो आईसीसी के रूल अप्लाई होंगे ही होंगे। ये वन लाइन एग्जाम्पल है। इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो फेडई का है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपको पता होगा दोस्तों एक एसआरओ है। एसआरओ क्या होता है? एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कब से हुआ था? 1958 से। आरबीआई के अप्रूवल के साथ फॉरेक्स मार्केट का बेस्ट प्रैक्टिस प्रमोट करता है। तो दोस्तों एसआरओ है 1958 की से अप्रूवल से आरबीआई का अप्रूवल लिया। इसके साथ फॉरेक्स मार्केट का बेस्ट प्रैक्टिस प्रमोट करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है ऑथराइज डीलर के लिए गाइडलाइन इशू करना और इंश्योर करना कि आरबीआई नॉर्म फॉलो हो रहे हैं। तो जितने भी एडीज हैं इनको गाइडलाइन कौन इशू करता है? फेडई इशू करेगा। राइट, और ये इंश्योर करेगा कि जो आरबीआई का नॉर्म है वो फॉलो हो रहा है। तो एक फॉर्मूला है, एक रूल है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि फेडई प्लस आरबीआई इज इक्वल टू फॉरेक्स मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। जैसे फेडई बैंक के फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के ऑपरेशनल रूल को सेट करता है। जो ऑपरेशनल रूल है, ठीक है, ऑपरेशनल रूल बैंक के फॉरेक्स ट्रांजैक्शन के ऑपरेशनल रूल को सेट करने का काम फेडई का होता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स प्लीज याद रखिएगा, आईसीसी ग्लोबल ट्रेड रूल सेट करता है और जो फेडई है वो इंडिया का फॉरेक्स मार्केट डिसिप्लिन देखता है। दोनों में अंतर भी क्लियर हो गया आपको। आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसीलिए ग्लोबल ट्रेड रूल सेट करेगा। फेडई इंडियन फॉरेक्स मार्केट का डिसिप्लिन सेट करता है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए, मैंने आपको बताया कि देखिए आईसीसी के अंदर यूसीपी 600, यूआरसी 522, यूआरडीजी 758, इनकोटर्म 2020 सब के सब आते हैं। फेडई का रोल बताया, कॉम्प्लायंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, आरबीआई कोऑर्डिनेशन, ये सब के सब हमारे फेडई के रूल्स हैं। अब एक दो एमसीक्यूज कर लिया जाए। पहला सवाल है, कौन सा आईसीसी डॉक्यूमेंट है जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को गवर्न करता है? आई थिंक यू नो इट वेरी वेल, राइट। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसका नाम होता है यूसीपी 600। तो यूसीपी 600 ग्लोबल स्टैंडर्ड होता है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए। अगला सवाल है, फेडई कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1958 में स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई के अप्रूवल के बाद। तो दो क्वेश्चन हमने अभी की। अब अगला जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइन फॉर एक्सपोर्टर। आइए समझते हैं। एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों आईईसी कोड। आईईसी कोड का फुल फॉर्म है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। और दोस्तों सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा रेगुलेशन भी चाहिए, एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। दो चीज मैं बता रहा हूं, यदि आपको एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये कोड चाहिए। क्या कोड होता है? आईईसी कोड बोलते हैं इसको। और दूसरा पॉइंट भी याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए सर्विस एक्सपोर्ट करने हैं क्या करना है? सर्विस एक्सपोर्ट। तो सर्विस एक्सपोर्ट करना है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले आईसी की बात करते हैं। तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि कौन इशू करता है दोस्तों? डीजीएफटी इशू करता है। ठीक है, डीजीएफटी इशू करता है और उन फर्म को इशू करता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ट्रेड करते हैं। तो उन फर्म को वो इशू करेगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ट्रेड करते हैं, राइट। और दोस्तों इसमें की पॉइंट यही है
कि जितने भी एक्सपोर्ट है, जितने भी इंपोर्ट ट्रांजेक्शन है, उनके लिए आईसी मैंडेटरी कर दिया गया है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, समझे। और दूसरी बात है कि और ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आईसी कोड करना जरूरी है। इट मस्ट बी कोटेड इन ऑल द ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। आपको सभी के सभी ट्रेड रिलेटेड डॉक्यूमेंट में इसको कोड करना ही करना है। क्या जी, आईसी की बात हो रही है। तो इसका रूल यही कहता है दोस्तों कि देख सकते हैं आप कि आईसी इज डीजीएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। डीजीएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो गुड शिप करने से पहले आईसी लेना कंपलसरी है। मान लीजिए आप गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो गारमेंट एक्सपोर्ट जब आप कर रहे हैं तो आपको गुड्स को शिप करना है। गुड्स शिप से पहले आप आईसी कोड लीजिए, तभी होगा ये। चलिए, अगला जो कंसेप्ट है वो एडिशनल रजिस्ट्रेशन फॉर एक्सपोर्टर। क्या मतलब हुआ कि अगर आप सर्विस या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन चाहिए। किस केस में? दो चीज में, एक तो सर्विस है और दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है। देन यू रिक्वायर मोर रजिस्ट्रेशन। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक नाम सुने होंगे आप, एसईपीसी। एसईपीसी होता है हमारा सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। क्या होता है एसईपीसी? सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। पीसी मतलब होता है प्रमोशन काउंसिल और एससी होता है सर्विस एक्सपोर्ट। फिर दूसरा एक है एफआईईओ। एफआईईओ होता है दोस्तों, फुल फॉर्म में बताता हूं, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों याद रखेंगे, एसईपीसी या एफआईईओ सर्विस एक्सपोर्ट के केस में, और यदि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एसटीपीआई यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूं कि यदि आप सर्विस या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन चाहिए। सर्विस के लिए एसईपीसी या एफआईईओ का रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर के लिए एसटीपीआई का रजिस्ट्रेशन। रूल यही कहता है दोस्तों कि सर्विस एक्सपोर्ट है तो एसईपीसी और एफआईईओ, और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है तो एसटीपीआई। एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एसटीपीआई के साथ रजिस्टर करती है ताकि एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंस हो। लिखा गया है ना, अ सॉफ्टवेयर कंपनी रजिस्टर विद एसटीपीआई फॉर एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंस। तो दोस्तों क्विकली रिकैप कीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि आईसी जो होता है ना वो डीजीएफटी रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये पासपोर्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। एसईपीसी एफआईईओ बताया सर्विस के लिए, एसटीपीआई बताया सॉफ्टवेयर के लिए है। तो वही लिखा है कि आईसी डीजीएफटी रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्विस एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन एसईपीसी एफआईईओ। चलिए, आई होप ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। अब आईसी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन का फंडा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारा सीआईबी जून 2025 का मेंटरशिप 2026 का मेंटरशिप प्रोग्राम फुल्ली फ्लेजेड तरीके से फुल स्विंग में चल रहा है। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस पर वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शाम में उस पर क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं। क्विज में आप अपना मार्क चेक करते हैं। यदि आपका मार्क 60% से ऊपर आता है तो आपको अच्छी बात है, आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। कम आया है तो आपको रेगुलर वो दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ता है मॉक टेस्ट अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद। तो इस प्रकार से आप डेली सेल्फ असेसमेंट करते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों यदि सब यूनिट में इस प्रकार का मेहनत कर दिया जाए तो क्यों ना आपका सीआईबी निकले पहले अटेम्प्ट में। तो फ्रेंड देर किस बात की, यदि आप ऐसे कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों अब समय गया कि लास्ट एक महीना पढ़ के आप सीआईबी निकाल लेंगे, नो वे। अब आपको सीआईबी निकालने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 महीना कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। और यदि 4 से 5 महीना है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आराम से निकलेगा आपका सीआईबी। तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर यदि आपको ऐसे स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो। चलिए आगे बात करते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने एमसीक्यूज को कर लेते हैं, राइट। तो देखिए सवाल है कि आईसी कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करेगा? नहीं जी, आरबीआई क्यों इशू करेगा आईसी? आईसी जो है हमारा डीजीएफटी इशू करता है, ठीक है। सारे के सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए आईसी इशू करने का काम कौन करता है? डीजीएफटी करता है। चलिए दूसरा सवाल है कि विच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर। आपको मैंने बताया था ना कि सर्विस और सॉफ्टवेयर वाले केस में कुछ एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर को किस प्रकार का रजिस्ट्रेशन चाहिए? एसईपीसी का नहीं, एसटीपीआई का। बिल्कुल सही। एसटीपीआई का फुल फॉर्म ही बता दीजिए। एसटीपीआई का दोस्तों फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, राइट। ओके, तो याद रखिएगा आईसी कोड जो है डीजीएफटी रजिस्ट्रेशन, डीजीएफटी का इशू करता है। एसईपीसी और एफआईईओ सर्विस एक्सपोर्ट के लिए, एसटीपीआई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वो है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, जैसे कि ईडीएफ होता है और सॉफ्टेक्स होता है। दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं फीमा के रूल के हिसाब से, एक्सपोर्ट कॉम्प्लायंस एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लायंस है फीमा के रूल के हिसाब से, इसको बोलते हैं ईडीएफ। ईडीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। फीमा के रूल के हिसाब से यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं
तो ये फॉर्म आपको भरना ही भरना है। आइए समझते हैं आसान भाषा में। देखिए दोस्तों, फेमा का सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A, ये इसमें कहा गया है कि हर एक्सपोर्टर को डिक्लेयर करना होता है कि फुल एक्सपोर्ट वैल्यू प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर रियलाइज होगी। क्या क्या डिक्लेयर करना है कि जितना एक्सपोर्ट वैल्यू है विल बी रियलाइज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। मतलब कि फुल एक्सपोर्ट वैल्यू को एक टाइम लिमिट के अंदर आपको रियलाइज करना है, ये डिक्लेयर करना होता है। किसे डिक्लेयर करना होता है? एक्सपोर्टर को। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म यूज होते हैं। दो तरह का फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है हमारा ईडीएफ फॉर्म, जो कि फिजिकल गुड के लिए होता है, और यदि आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सॉफ्टेक्स फॉर्म बनना पड़ेगा। इसमें एक्सपोर्टर लिखता है कि देखो इतने दिन तक जो है आपको शिपमेंट हो जाएगा, एक्सपोर्ट प्रोसीड इतने टाइम में रियलाइज हो जाएगा, उसका पैसा भी आ जाएगा, समझे। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ले लीजिए, मान लीजिए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, तो एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है वो ईडीएफ भरेगा, राइट, ईडीएफ फाइल करेगा। और मान लीजिए सॉफ्टवेयर फर्म है तो वो सॉफ्टेक्स फाइल करेगी। तो प्लीज बीएफएम का मास्टर टिप याद रखिए, ईडीएफ गुड्स के लिए होता है, सॉफ्टेक्स सॉफ्टवेयर के लिए होता है। ये दोनों फॉर्म्स होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि फॉरेन इनफ्लो कॉम्प्लायंस अंडर फेमा, बोथ ऑफ देम इंश्योर इट। चलिए, आई होप ये याद रहेगा आपको। तो दो हमने रूल्स देखे अभी। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन में बताया आपको, देखिए दो चीज डिक्लेयर करना है, यदि गुड्स है तो ईडीएफ डिक्लेयर करो, यदि सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर डिक्लेयर करो। और फिर एक और चीज याद रखिएगा कि पहले ना जीआर सिस्टम था, जीआर फॉर्म हुआ करता था, इसको ईडीएफ ने रिप्लेस कर दिया। जीआर फॉर्म हैज बीन रिप्लेस बाय ईडीएफ। ठीक है, चलिए, तो फेमा का सेक्शन नंबर कौन सा था जी? सेक्शन 7 सब सेक्शन नंबर 1A। एक्सपोर्टर मस्ट डिक्लेयर फुल वैल्यू रियलाइजेशन, ईडीएफ इज फॉर गुड्स, सॉफ्टेक्स इज फॉर सॉफ्टवेयर, राइट। जीआर फॉर्म ईडीएफ के द्वारा रिप्लेस हो गया, ठीक है, ईडीआई सिस्टम में, प्लीज को याद रखेंगे। अब दोस्तों एक दो एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है। बताइए, विच फॉर्म इज यूज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर, देखिए एक्चुअली ये हमारा जीआर फॉर्म हुआ करता था, अब सॉफ्टवेयर से रिप्लेस हो गया है वो। ईडीएफ फॉर्म किसको सबमिट करना है? तो ईडीएफ फॉर्म सबमिट करना है दोस्तों शिपिंग बिल एंड वेरीफाइड बाय द कस्टम्स बिफोर सबमिशन टू ऑथराइज्ड डीलर। पहले शिपिंग बिल से नेक्स्ट होता है और कस्टम वेरीफाई करती है, कस्टम को सपोर्ट करना होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइन फॉर एक्सपोर्टर। इसमें एक कंसेप्ट है एग्जेम्पशंस फ्रॉम एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। हर एक्सपोर्टर के लिए, हर एक्सपोर्ट के लिए ईडीएफ या सॉफ्टेक्स फाइल करना जरूरी है? नहीं दोस्तों, फेमा के कुछ एग्जेम्पशन होते हैं, एग्जेम्पशन है जो आपको टेंशन फ्री करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एग्जेम्पशंस फ्रॉम एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। तो कुछ ऐसे एक्सपोर्ट होते हैं वो ईडीएफ या सॉफ्टेक्स फाइलिंग से क्या होते हैं? एग्जेम्प्टेड होते हैं। मतलब इन केसेस में डिक्लेरेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है। कौन कौन केस है दोस्तों? जैसे मान लीजिए फ्री सैंपल्स हैं, पर्सनल इफेक्ट है, मिलिट्री सप्लाई है, गिफ्ट है, रिपेयर है, कुछ स्पेसिफिक एसजेड एक्सपोर्ट है, राइट, री एक्सपोर्ट है। तो ये सब दोस्तों, ये सब आपके एग्जेम्प्टेड है। फ्री सैंपल हो, पर्सनल इफेक्ट हो, मिलिट्री सप्लाई हो, गिफ्ट हो, रिपेयर हो, सो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिलिंग द ईडीएफ फॉर्म। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि नो ईडीएफ और सॉफ्टेक्स फॉर्म इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी अंडर फेमा रजिस्ट्रेशन नंबर 4, रेगुलेशन नंबर 4। इसका वन लाइन एग्जांपल भी ले लीजिए कि ट्रेड सैंपल जो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे जा रहे हैं, ईडीएफ फाइल करने की जरूरत ही नहीं है ना, साफ साफ लिखा है। चलिए, आई होप ये याद रहेगा। तो हमने क्या देखा कि आपको फ्री और टेम्पोररी दिखे तो कोई ईडीएफ ना होगा। जैसे मान लीजिए सैंपल हो गया, गिफ्ट हो गया, रिपेयर हो गया, एसजेड री एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, इसमें कोई आपको ईडीएफ फॉर्म बनने की आवश्यकता नहीं है। सैंपल फ्री होता है, काहे का ईडीएफ? गिफ्ट, रिपेयर, एसजेड री एक्सपोर्ट, कोई ईडीएफ नहीं। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। इसको आप ऐसे याद रखिए कि एग्जाम्पशंस में क्या क्या आते हैं दोस्तों? सैंपल, पर्सनल इफेक्ट, मिलिट्री सप्लाई, गिफ्ट लेस देन 5 लाख, रिपेयर, एसजेड री एक्सपोर्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ईडीएफ? एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट वर्थ 10 लाख, ट्रेड सैंपल सप्लाइड फ्री, हाँ ये एग्जेम्प्टेड होगा। इसमें कोई आपको ये नहीं लगेगा, राइट, चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको कोई डिक्लेरेशन नहीं करना है। फिर अगला सवाल है, गिफ्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ईडीएफ इफ देयर वैल्यू डू नॉट एक्सीड 5 लाख। सही जवाब है इसका। एक्चुअली यहाँ पे दो ऑप्शन छूट रहा है। 5 लाख, 5 लाख के अंदर जो गिफ्ट होते हैं ना, उनके लिए आपको ईडीएफ नहीं बनना पड़ता। 5 लाख के ऊपर के गिफ्ट में आपको ईडीएफ बनना पड़ता है। आइए, उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर कंसेप्ट है वो है एडिशनल एग्जेम्पशन फ्रॉम ईडीएफ सॉफ्टेक्स। एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म
हर केस में मैंडेटरी है नहीं। फेमा के कुछ स्पेशल एग्जाम्पशंस होते हैं जहां पे आपको और रिलैक्स करेगा। तो हमने कुछ तो ऊपर देख लिए, ठीक है। अभी हमने देखा ना दोस्तों कुछ कैसे केसेस जहां पे आपको नहीं, जैसे मिलिट्री वाला हो गया, फ्री सैंपल हो गया, इन ऑल दिस केसेस यू डिड नॉट फिल द ईडीएफ फॉर्म। लेकिन क्या इसके अलावा और भी कुछ केसेस हैं? हाँ दोस्तों, और भी कुछ केसेस हैं, आइए समझते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में ईडीएफ या सॉफ्टेक्स फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यह केस मेनली टेम्पोररी एक्सपोर्ट या आरबीआई अप्रूव्ड एक्सपोर्ट होते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे आपका मान लीजिए रिप्लेसमेंट गुड्स है, टेस्टिंग है, रिपेयर फॉर सबमिशन। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो एक छोटी सी गलती आपको बड़ा पेनल्टी दिला सकती है। तो हम 21 डे रूल की बात करेंगे जो हर एक्सपोर्टर को याद रखना चाहिए। देखिए, जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं ना तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि ईडीएफ हो गया, सॉफ्टेक्स हो गया, ये सबमिट करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट आपको ऑथराइज डीलर बैंक को देने होते हैं। किसे देना पड़ता है? एडी बैंक को। यहाँ देखिए लिखा है एडी ऑथराइज डीलर को देना है। और वो भी दोस्तों टाइम लिमिट क्या है? सिर्फ 21 डे शिपमेंट डेट से। मतलब शिपमेंट मान लीजिए आज आपने कर रहे हैं, ये एक्सपोर्ट करने के 21 दिन के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करने ही पड़ेंगे। तो एक्सपोर्ट जब जिस दिन आपने शिपमेंट किया उसका 21 दिन को पकड़ लीजिए और उसके अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट बैंक को देना है। ये रूल क्यों है? क्योंकि दोस्तों ताकि फॉरेन एक्सचेंज टाइमली इंडिया में आए और कंप्लाइंस मेंटेन हो। अगर जेन्युइन डिले है तो आरबीआई रिलैक्सेशन दे सकता है, लेकिन डिफॉल्ट रूल वही है 21 डेज। टाइम लिमिट कितना है दोस्तों? 21 डेज। तो इसका रूल याद रखिएगा कि रूल यही कहता है कि देखो 21 डे रूल है, सबमिट डॉक्यूमेंट टू एडी बैंक फॉर नेगोशिएशन और कलेक्शन। और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि एक एक्सपोर्टर ने शिपमेंट किया 1 जनवरी को। सपोज वन एक्सपोर्टर हैज डन द शिपमेंट ऑन 21 जैन, तो 21 जैन तक जो है ईडीएफ कॉपी बैंक को देना ही होगा, 21 तारीख तक, समझे, 21 जनवरी तक। चलिए एक सवाल का जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ईडीएफ? ईडीएफ से कौन सा एक्सपोर्ट एग्जेम्प्टेड होता है? गुड्स सेंट फॉर टेस्टिंग, एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट वर्थ 10 लाख, ये वाला होगा। आपको पहले बताया था कि देखो टेस्टिंग के लिए जो है आप गुड्स भेज रहे हो तो उसमें कोई ईडीएफ सॉफ्टवेयर मत भेजिएगा। फिर अगला सवाल है कि टाइम लिमिट फॉर टेस्टिंग गुड्स विथ री इम्पोर्ट कंडीशन, आइए बताया आपको। टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट टू एडी इज, बताइए क्या पूछा जा रहा है कि सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट का टाइम लिमिट कितना है? ऑप्शन दे रखा है 7 दिन या 14 दिन। तो दोस्तों अभी बताया था 21 दिन होता है। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन सी भी होगा 21 डेज वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों 21 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करो वरना कॉम्प्लायंस इशू हो सकता है। चलिए अगला कंसेप्ट आता है दोस्तों हमारा रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। देखिए एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा इंडिया में लाना जरूरी है। आज हम समझेंगे एक रूल है जिसको बोलते हैं हम लोग 915 रूल। ये 915 रूल जो हर एक्सपोर्टर को याद रखना चाहिए। एक तो अभी मैंने आपको 21 डेज रूल बताया, अब हम 915 रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फेमा के जो रूल हैं इसके हिसाब से जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको फुल एक्सपोर्ट वैल्यू इंडिया में रियलाइज और रिपेट्रिएट करना है। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, रियलाइज एंड रिपेट्रिएट फुल एक्सपोर्ट वैल्यू टू इंडिया, समझे, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट वैल्यू भारत में रियलाइज करो, रिपेट्रिएट करनी होती है। मतलब पैसा इंडिया में लाना है प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर, उसके लिए भी टाइम लिमिट है जो कि प्रिस्क्राइब रहती है। तो नॉर्मल रूल यही बोलता है कि नॉर्मल पीरियड है 9 महीने का, दिखाता है ना, नॉर्मल पीरियड कितना है? 9 महीने का, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, जिस दिन आपने एक्सपोर्ट किया उससे 9 महीना ऐड कर लीजिए, वो नॉर्मल पीरियड है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, 1 जैन को आपने मान लीजिए एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 30 सितंबर तक, 9 महीना कब होगा? 30 सितंबर तक जो है पैसा भारत में आ जाना चाहिए। रियलाइज मतलब ये होता है कि पैसा आ गया, रियलाइज होना चाहिए 30 सितंबर तक, ठीक है। रिलैक्सेशन क्या है दोस्तों? वीक, हाँ इसमें कुछ रिलैक्सेशन छूट दी गई है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वेयर हाउस एब्रोड। वेयर हाउस एब्रोड का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है, इफ यू टॉक अबाउट द वेयर हाउस एब्रोड, इसका मतलब हुआ कि अगर गुड्स वेयर हाउस में रखे गए हैं अब्रोड में तो टाइम लिमिट 15 महीना का होता है। वैसे तो 9 महीना का है, लेकिन यदि गुड्स जो है वेयर हाउस अब्रोड में रखे गए हैं, वेयर हाउस में रखे गए हैं विदेश में, तो शिपमेंट तो टाइम लिमिट 15 महीना का है, वो भी आरबीआई परमिशन के साथ, विद आरबीआई परमिशन, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन की बात होती है, आरबीआई या ऑथराइज डीलर वैलिड रीजन पर एक्सटेंशन दे सकता है। देखिए वैसे तो 9 महीना का है, लेकिन वेयर हाउस अब्रोड में रखा है तो 15 महीना का है। और कोविड के टाइम एक स्पेशल रिलैक्सेशन मिला था कि जो 31 जुलाई 2020 तक का एक्सपोर्ट था उसके लिए भी 15 महीना छूट दे दिया गया था। तो प्लीज़ याद रखिएगा बीएफएम के लिए मास्टर टिप यही है कि 9 मंथ रूल है फॉरेक्स इनफ्लो
वेयर हाउस वाले केस में 15 महीना है। आरबीआई चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन आपको उसका जेन्युइन रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला मैंने बताया कि देखो, सबसे पहले रिलायसन पीरियड 9 महीना होता है नॉर्मल के लिए, वेयर हाउस एब्रोड के लिए 15 महीना होता है। तो इसी को बोलते हैं 9-15 रूल। 9 मंथ नॉर्मल, 15 मंथ फॉर वेयर हाउस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल भी लेके समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गारमेंट एक्सपोर्टर है, एक गारमेंट एक्सपोर्टर को अपना पेमेंट 9 मंथ के अंदर इंडिया में लाना है, 9 मंथ के अंदर इंडिया में लाना है, और अगर गुड वेयर हाउस में रखा है तो 15 मंथ अलाउड है, यदि वेयर हाउस में रखा है तो। चलिए, तो फॉरेक्स इन्फ्लो टाइमली हो, वरना एफएमआ कंप्लायंस इशू हो सकता है, ये प्लीज याद रखेंगे। तो इस कंसेप्ट को सवाल है कि नॉर्मल टाइम कितना होता है, 9 महीना होता है। ठीक है, और फिर गुड्स जो कि ओवरसीज वेयर हाउस में है तो रिलायसन जो है 15 महीना में होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइन फॉर एक्सपोर्टर, कंसेप्ट नंबर 12, जो कि बात कर रहा है रिलायसन रूल फॉर एसईजेड, ईओयू एंड एसटीपी। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? एसईजेड होता है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राइट। एसईजेड हो गया, इकोनॉमिक ईओयू हो गया। इसके यूनिट को लगता है कि उनके लिए अलग रूल होंगे, गलत सोच रहे हैं। आज हम समझेंगे स्पेशल बट सेम रूल, है ना। स्पेशल है लेकिन सेम रूल है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फेमा के हिसाब से कि जो हमारे एसईजेड हैं, हमारे जो ईओयू हैं, ईएसटीपी हैं, एसटीपी हैं, राइट, सबको एक्सपोर्ट प्रोसीड इंडिया में रियलाइज और रिपेट्रिएट करनी होती है, और उनके लिए भी टाइम वही है 9 मंथ। जितने भी हमारे ईओयू एसईजेड हैं, ईओयू हैं, ईएसटीपी हैं, एसटीपी हैं, इनको भी 9 महीने के अंदर ही रियलाइज करना है और रिपेट्रिएट करना है फंड को, ये एक्सपोर्ट वाले फंड को, बिल्कुल नॉर्मल एक्सपोर्टर की तरह है। तो इसमें की आइडिया यही है कि देखो, आरबीआई वैलिड रीजन पर एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन अगर कॉम्प्लायंस फेल हो गया तो फिर आरबीआई आपका स्पेशल स्टेटस रिवोक कर सकता है। मतलब प्रिविलेज जो आपको मिल रही है वो खत्म हो जाएंगी, समझे ना। 9 महीने का कॉम्प्लायंस करना ही करना है। यदि कॉम्प्लायंस फेल होगा तो फिर आरबीआई आपका स्पेशल स्टेटस ही रिवोक कर देगा, समझे। तो कहने का मतलब यही हुआ, रूल यही कहता है कि देखो, चाहे वो एसटीपी हो, एसईजेड हो, ईओयू हो, सबके लिए 9 मंथ का रूल है, राइट। हाँ तो दोस्तों आइए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। एसईजेड यूनिट मस्ट रियलाइज एक्सपोर्ट प्रोसीड विद इन, बताइए एसईजेड यूनिट को एक्सपोर्ट प्रोसीड कब तक रियलाइज कर लेना है? तो 9 महीने के अंदर, अभी बताया आपको, यही टाइम है, ठीक है। और आरबीआई कैन रिवोक एसईजेड स्पेशल स्टेटस इफ, कब आरबीआई रिवोक कर देगी एसईजेड के स्पेशल स्टेटस को? ऑप्शन ए एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी नॉन कॉम्प्लायंस विद रिलायसन रूल, यस करेक्ट। यदि वो रिलायसन का जो रूल है उससे यदि कॉम्प्लाई नहीं करेंगे तो फिर आरबीआई क्या करेगी? उन्हें उनका जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिवोक कर देगी, राइट। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रिस्क्राइब। हमने ठीक है, ये हमने देख लिया कि हाँ 9 महीने के अंदर पेमेंट लाना है, ठीक है, और वेयर हाउस वाले केस में 15 महीने का समय है। लेकिन अब लाए कैसे, क्या मेथड है पेमेंट का, आइए देखते हैं। तो दोस्तों एक्सपोर्ट का पैसा कैसे रिसीव करना है, हर मेथड अलाउ नहीं है, राइट। तो हम देखते हैं कि अप्रूव्ड पेमेंट मेथड कौन कौन सा है। तो फेमा के रूल के हिसाब से एक्सपोर्ट प्रोसीड हमेशा ऑथराइज डीलर बैंक के थ्रू रिसीव करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखा गया साफ साफ कि जो भी आपका एक्सपोर्ट का पैसा है वो आपको ऑथराइज डीलर के थ्रू ही रिसीव करना है, एज पर द फेमा रेगुलेशन 2016। तो ये इंश्योर करता है कि फॉरेक्स इनफ्लो सिक्योर रहे और ट्रेसेबल हो। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं अलाउड है, एक्सेप्ट आरबीआई अप्रूव्ड चैनल एक्सेप्शन। तो दोस्तों शॉर्टकट नहीं अलाउड है एक्सेप्ट आरबीआई अप्रूव्ड एक्सेप्शन। तो इसका रूल एंड नोटिफिकेशन यही कहता है कि दोस्तों पेमेंट मेथड का जो मेथड है ना, वो फेमा का नोटिफिकेशन नंबर 14 2016 आरबी में स्पेसिफाइड है। तो क्या क्या अप्रूव्ड मेथड है वो हम आपको आगे बताते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इन्होंने लिखा है, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है बैंक ड्राफ्ट कर सकते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, यानी तो इनवार्ड रेमिटेंस कर सकते हैं, एफसीएनआर एनआरई में क्रेडिट कर सकते हैं, फॉरेक्स नोट दे सकते हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, आईएनआर नेपाल भूटान, एंड गोल्ड एंड सिल्वर फॉर एसईजेड जेम्स, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं जिसके माध्यम से एक्सपोर्ट बिल का रियलाइज हो सकता है। बैंक ड्राफ्ट हो गया, नॉस्ट्रो क्रेडिट है, इनवार्ड रेमिटेंस है, एफसीएनआर एनआरई है, फॉरेक्स नोट्स है, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, ऑल दिस वे यू कैन डू दैट। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, एक एक्सपोर्टर है, राइट, एक एक्सपोर्टर है, इसको पेमेंट इनवार्ड रेमिटेंस के थ्रू एडी बैंक में रिसीव होती है। ये एक्सपोर्टर है दोस्तों, इसको पेमेंट कैसे मिला? इसको पेमेंट मिला इनवार्ड रेमिटेंस के माध्यम से एडी बैंक में। तो ये फेमा कॉम्प्लाइंट है, समझे। तो कहने का मतलब यही हुआ कि एडी बैंक गेटवे होता है, जितने भी एक्सपोर्ट पेमेंट है ना
सभी का गेटवे एडी बैंक होता है, ऑथराइज डीलर बैंक होता है। कोई शॉर्टकट नहीं होता एक्सेप्ट आरबीआई अप्रूव्ड एक्सेप्शन। देखिए शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, हाँ आरबीआई कहीं ना कहीं एक्सेप्शन देती जरूर है, बट देयर इज नो शॉर्टकट, प्लीज रिमेंबर इट। चलिए ये बातें ध्यान रखना है हमें। तो आइए दोस्तों कुछ एमसीक्यूज कर लिया जाए। अभी जो कंसेप्ट हमने देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रूव्ड मेथड ऑफ रिसीविंग एक्सपोर्ट प्रोसीड। इनमें से कौन सा अप्रूव मेथड नहीं है एक्सपोर्ट प्रोसीड को रिसीव करने का? नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट, एफसीएनआर अकाउंट, बताइए कौन सा अप्रूव मेथड नहीं है एक्सपोर्ट प्रोसीड रिसीव करने का? तो देखिए दोस्तों, नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट है, एफसीएनआर अकाउंट, आई थिंक एफसीएनआर मेंशन था क्या इसमें? हाँ है, आई थिंक ये 4 ऑप्शन होना चाहिए था। देखिए आईएनआर पेमेंट ही अलाउड होता है नेपाल भूटान के लिए, कोई फॉरेन बायर के लिए नहीं, केवल आईएनआर पेमेंट 2 कंट्री के लिए, नेपाल भूटान, ठीक है। फिर दोस्तों फेमा नोटिफिकेशन, चलिए इसको तो स्किप कर सकते हैं। हाँ एसीयू की बात कर लेते हैं जो कि हमारा एशियन क्लियरिंग यूनियन। लेट्स टॉक अबाउट द एशियन क्लियरिंग यूनियन। दोस्तों एक्सपोर्ट करते हैं एशियन कंट्री में तो एक स्पेशल पेमेंट सिस्टम है जो आपको फॉरेक्स कॉस्ट बचाता है, इसको बोलते हैं एसीयू। आज हम समझेंगे क्या है एसीयू और ये कैसे काम करता है। एसीयू का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, लिखा है साफ साफ एशियन क्लियरिंग यूनियन, समझे। तो ये हुआ था 1974 में, इसका गठन हुआ था अंडर यूएन एस्केप। यूएन एस्केप के अंदर 1974 में एसीयू का गठन हुआ था। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है तेहरान, ईरान में। और फ्रेंड्स इसका पर्पस बहुत ही सिंपल है कि मेंबर कंट्री के बीच ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करना मल्टीलैटरल बेसिस पे, टू फैसिलिटेट मल्टीलैटरल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन अमॉन्ग द मेंबर कंट्री। मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं इनके बीच में जो ट्रेड ट्रांजेक्शन है उसको सेटल करने का काम करती है, राइट। ये ध्यान रखना है, ये एसीयू का मेन काम है। और ताकि फॉरेक्स रिजर्व का यूजेस कम हो, ट्रांसफर कॉस्ट, देखिए इसका मेन पर्पस यही है कि जो फॉरेक्स रिजर्व का यूज है ना वो कम करें, ट्रांसफर कॉस्ट कम करें और इंट्रा रीजनल ट्रेड को प्रमोट करें, बढ़ावा दें, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व का यूजेस कम हो, ट्रांसफर कॉस्ट कम हो, इंट्रा रीजनल ट्रेड प्रमोट हो, इन सब कारणों से एसीयू का गठन हुआ, मल्टीलैटरल सेटलमेंट को फैसिलिटेट करती है। अब करेंसीज कौन कौन से होते हैं? तो एक तो हमारा एसीयू डॉलर होगा, एक हमारा एसीयू यूरो होगा, एक हमारा एसीयू जापानीज येन होगा, ठीक है। तो एसीयू डॉलर की बात कर ले तो ये $1 के बराबर होगा, एसीयू यूरो 1 यूरो के बराबर होगा, एसीयू जापानीज येन 1 JPY के बराबर होगा, ठीक है। तो करेंसी एसीयू है यूएसडी, यूरो, जापानीज येन एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक एक्सपोर्टर ने श्रीलंका को गुड्स भेजे, पेमेंट सेटल हुई एसीयू डॉलर के थ्रू, एडी बैंक, लिखा है ना, एक्सपोर्ट टू श्रीलंका सेटल्ड इन एसीयू डॉलर थ्रू एडी बैंक। तो आई होप ये याद रहेगा आपको। तो हमने क्या सीखा दोस्तों कि देखिए एसीयू रीजनल पेमेंट हब है, ये एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो, एसीयू जापानीज येन यूज करते हैं मेंबर ट्रेड के लिए। बस याद रखिए कि अगर एशियन क्लियरिंग यूनियन मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो सेटलमेंट एसीयू करेंसी में होती है, समझे, डॉलर, यूरो, जापानीज येन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कंटेंट। आगे लोकेटेड है, अभी बताया आपको तेहरान में लोकेटेड है, ईरान में, राइट। तो हेडक्वार्टर ऑफ एसीयू लोकेटेड इन तेहरान, ईरान, 1974 में स्टैब्लिशन हुआ। तो एसीयू में 9 कंट्रीज होते हैं, तो कौन कौन होते हैं वो जरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंगापुर इसका पार्ट नहीं होता है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीज आर द पार्ट ऑफ द एसीयू। चलिए ये सब चीज ध्यान रखनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पेशल सेटलमेंट रूल। तो यहाँ पे एक रूल बताया जा रहा है दोस्तों कि स्पेशल सेटलमेंट रूल के बारे में बात की जा रही है कि एसीयू के रूल सब पर अप्लाई होते हैं, नहीं, कुछ कंट्री के लिए स्पेशल सेटलमेंट रूल है। आज हम समझेंगे नेपाल, भूटान, म्यांमार और ईरान के एक्सेप्शन, इसको कहा जाता है स्पेशल सेटलमेंट रूल। कुछ कंट्री के लिए स्पेशल रूल है, आइए देखते हैं। जनरली क्या होता है कि एसीयू मैकेनिज्म यूज होता है मेंबर कंट्री के ट्रेड सेटलमेंट के लिए, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो जैसे कि म्यांमार का एग्जांपल ले लीजिए। तो म्यांमार में क्या होता है दोस्तों, ट्रेड सेटल हो सकता है एसीयू मैकेनिज्म से या एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी से। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो किसी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी से कर लीजिए या एसीयू मैकेनिज्म से कर लीजिए ट्रेड का सेटलमेंट। अच्छा, यदि नेपाल भूटान हो तो क्या किया जाए? तो नेपाल भूटान में जो रिसीट है वो इंडियन रुपीज में अलाउड है, मैंने पहले ही बताया था। और नेपाल के केस में पेमेंट फ्री फॉरेन एक्सचेंज में अलाउड है अगर इंपोर्टर के पास नेपाल राष्ट्र बैंक अप्रूवल हो, ठीक है, नॉट बाय एसीयू। नेपाल के केस में क्या है, नेपाल राष्ट्र बैंक का यदि अप्रूवल है इंपोर्टर के पास तो पेमेंट फ्री फॉरेन एक्सचेंज में अलाउड है। ईरान के केस में क्या है, ईरान के केस में एक्सपोर्ट प्रोसीड रिसीव कर सकते हैं
किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में या आरबीआई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी म्यांमार में भी था, ईरान में भी है, राइट। और नेपाल के केस में फ्री फॉरेन एक्सचेंज अलाउड है। ठीक है, इफ इंपोर्टर हैज एन नेपाल राष्ट्रीय बैंक अप्रूवल। दोस्तों हमने ये 3 एक्सेप्शन की बात की। म्यांमार फ्लेक्सिबल है, पहला पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद नेपाल भूटान में आईएनआर, और तीसरी बात की ईरान में आरबीआई गाइडेड फ्री करेंसी। तो वही कर रहा है, रूल यही कर रहा है कि देखो सेटलमेंट में 3 जगह एक्सेप्शन मिलता है। एक तो म्यांमार का बताया आपको, जहाँ पे फ्री करेंसी अलाउड है। यहाँ पे देखिए कीवर्ड से यहाँ लिखा है फ्री करेंसी। द कीवर्ड हियर इज फ्री करेंसी। म्यांमार के केस में फ्री करेंसी, नेपाल भूटान के केस में इंडियन रुपीज, और ईरान के केस में फ्री करेंसी प्लस आरबीआई डायरेक्शन। ये याद रखना है, समझ में आया दोस्तों। तो इसका मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको नेपाल को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट टू नेपाल, इसको आईएनआर में सेटल कीजिए या अप्रूव्ड फॉरेन एक्सचेंज में सेटल कीजिए आउटसाइड एसीयू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो म्यांमार के केस में फ्लेक्सिबिलिटी है, नेपाल भूटान के केस में आईएनआर है, ईरान के केस में आरबीआई गाइडेड फ्री करेंसी है। यही पॉइंट हमारा कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है, चलिए बताइए। तो एक्सपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम नेपाल कैन बी ओनली इन एसीयू डॉलर, नो इन आईएनआर और अप्रूव्ड फॉरेन एक्सचेंज। एग्जैक्टली, ये चीज सही है, बी नंबर करेक्ट है। फिर दोस्तों ट्रेड विद म्यांमार कैन बी सेटल ओनली इन एसीयू डॉलर। ओनली वाला गलत है, किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में कर सकते हैं या एसीयू में कर सकते हैं। एसीयू वाला तो है ही है क्योंकि एसीयू कंट्री है। बात करते हैं पेमेंट रूल अदर देन एसीयू कंट्री। एसीयू कंट्री की तो हमने बात कर ली अभी। अब अदर देन एसीयू कंट्री में क्या पेमेंट रूल है, आइए डिस्कस करते हैं। तो नॉन एसीयू कंट्री जो होते हैं, मतलब जो एसीयू ग्रुप में नहीं आते हैं, जैसे कि आपका यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान है, इसमें रूल क्या कहता है? इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एसीयू कंट्री। व्हाट डज द रूल से फॉर एक्सपोर्ट टू नॉन एसीयू कंट्री? तो एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट आईएनआर में आ सकती है या परमिटेड फॉरेन करेंसी में आ सकती है। जैसे परमिटेड फॉरेन करेंसी में आपका डॉलर, जीबीपी, यूरो, जापानीज येन आ सकता है। और एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी है, आरबीआई अलाउ करता है, राइट। आरबीआई क्या अलाउ करता है कि थर्ड पार्टी पेमेंट अलाउ करता है। आरबीआई अलाउ थर्ड पार्टी पेमेंट, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, दिस इज एन एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी। आरबीआई अलाउ थर्ड पार्टी पेमेंट, मतलब कोई तीसरा बंदा भी पेमेंट कर सकता है अगर गाइडलाइन फॉलो हो तो दोस्तों मैंने क्या बताया, रूल यही कहता है कि देखो एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट आईएनआर में आ सकता है या परमिटेड फॉरेन करेंसी में आ सकता है। और एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी है, आरबीआई अलाउ करता है थर्ड पार्टी पेमेंट। ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब कोई तीसरा बंदा भी पेमेंट कर सकता है अगर गाइडलाइन को फॉलो किया जाए तो ये नॉन एसीयू कंट्री के लिए है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कैसे आप पैसा इंडियन भारत में ला सकते हैं, एक्सपोर्टर भारत का है, वो दूसरी जगह ये एक्सपोर्ट किया तो पैसा आएगा ना जी। ठीक है, वही एग्जाम्पल है। अब दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएसए को आपने एक्सपोर्ट किया, पेमेंट डॉलर में आ गया, अलाउड है, या आईएनआर में फॉरेन बैंक अकाउंट में आ गई, वो भी अलाउड है। तो मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट फॉरेन में है, वहाँ पे आईएनआर में आ गया, वो भी अलाउड है। ठीक है, तो ये दोनों अलाउड है। अब जरा इंपोर्ट पेमेंट की बात करते हैं। इंपोर्ट पेमेंट मेथड, आप इंपोर्ट कर रहे हैं सामान को तो फिर पेमेंट कैसे कीजिएगा? पहले एसीयू कंट्री की बात करते हैं। तो एसीयू कंट्री के लिए रूल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। इंपोर्ट पेमेंट हमेशा एसीयू अकाउंट मैकेनिज्म से ही होगा। इट विल ऑलवेज थ्रू द एसीयू अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। तो ये इंपोर्ट वाले केस में है, मतलब पेमेंट करनी है तो एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो, एसीयू जापानीज अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करना पड़ेगा। इंडिया या अब्रोड दोनों ऑप्शन है। ठीक है, तो ये करना है आपको, या तो इंडिया में आप क्रेडिट कीजिए या अब्रोड क्रेडिट कीजिए, लेकिन एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो, जापानीज येन, यही सब करेंसी का यूज होता है। तो फॉर्मूला या रूल यही कहता है कि देखो इंपोर्ट को सेटल करना है एसीयू कंट्री में, तो एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो या एसीयू जापानीज अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट करना पड़ेगा। यही लिखा है, क्रेडिट डेबिट इन इंडिया अब्रोड, वही चीज़ है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए श्रीलंका से इंपोर्ट किए हैं आप, तो पेमेंट जो है एसीयू डॉलर अकाउंट से डेबिट करके सेटल किया जा सकता है। ये करेक्ट है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी क्या सीखा दोस्तों कि नॉन एसीयू में फ्लेक्सिबिलिटी है, आईएनआर में कर सकते हैं, या आपका परमिटेड करेंसी हो सकता है, या थर्ड पार्टी हो सकता है। और एसीयू जो है ये तो नॉन एसीयू वाला है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और एसीयू से इंपोर्ट करेंगे तो स्ट्रिक्ट एसीयू अकाउंट मैकेनिज्म है। देखिए एक्सपोर्ट में करने में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि मान लीजिए भारत से कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका जो पेमेंट है, ठीक है, किसी नॉन एसीयू को एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडियन रुपीज में करो, परमिटेड करेंसी में करो, थर्ड पार्टी में करो। लेकिन यदि एसीयू में इंपोर्ट कर रहे हैं, एसीयू कंट्रीज से कुछ मंगा रहे हैं आप, तो वहाँ पे उसका जो पेमेंट है वो एसीयू मैकेनिज्म से ही होना चाहिए। तो नॉन एसीयू फ्लेक्सिबल, एसीयू अकाउंट। आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एजेंसीज कमीशन की बात करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला जो रूल्स है वो वही बताया जा रहा है कि नॉन एसीयू एक्सपोर्ट पेमेंट किसी भी रूप में कर सकते हैं, और एसीयू का केवल क्रेडिट डेबिट होगा इन सब अकाउंट में। नॉन एसीयू फ्लेक्सिबल, एसीयू अकाउंट, सवाल है इनमें से कौन सा अलॉट होता है एक्सपोर्ट टू नॉन एसीयू कंट्री। एक्सपोर्ट करने में दोस्तों कोई भी चीज़ कर सकते हैं, डॉलर नहीं, ओनली वाला गलत है, ठीक है ना। सब कुछ नॉन एसीयू अलाउ करता है INR फ्रॉम फॉरेन बैंक अकाउंट। और फिर कह रहा है इम्पोर्ट फ्रॉम एसीयू कंट्री मस्ट बी सेटल्ड, तो उसको आपको एक ही तरीका है, एसीयू अकाउंट मैकेनिज्म, दैट्स इट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजेंसी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट। तो अब क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या रेमिटेंसेज है जो कि एक्सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो एजेंसी कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या है, कैसे पे करता है, कौन से रूल फॉलो करने हैं, आइए समझते हैं सिंपल भाषा में। तो एक्सपोर्ट करते समय कभी कभी हमें ओवरसीज एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर दिलाते हैं, राइट। तो मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं उस समय कभी कभी हमें ओवरसीज एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, राइट। कमीशन पेबल टू द ओवरसीज एजेंट, कब? एक्सपोर्ट के दौरान, ठीक है। तो कमीशन देना पड़ता है, तो क्या ये अलाउड है? हाँ बिल्कुल अलाउड है, एडी बैंक अलाउ करता है, या तो रेमिटेंस करके पे करो या इनवॉइस वैल्यू से डिडक्ट कर दो। मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि जब इसमें कमीशन की बात हो रही है, एक्सपोर्ट करते समय कभी कभी हमें ओवरसीज एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, क्योंकि वो हमें क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर दे रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या ये कमीशन देना, ओवरसीज एजेंट को कमीशन देना पड़ता है, क्या ये सही है? एडी बैंक बिल्कुल अलाउ करता है, या तो रेमिटेंस करके पे कीजिए या इनवॉइस वैल्यू से कम कीजिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लायंस है दोस्तों, ये सब के सब फेमा और आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। कमीशन को ईडीएफ या सॉफ्टेक्स फॉर्म में डिक्लेयर करना जरूरी है, या बाद में वैलिड एग्रीमेंट दिखाना होगा कि हाँ मैंने इतना कमीशन पे किया, इसको डिक्लेयर करो, ठीक है। तो इसका रूल यही कहता है कि कमीशन अलाउड डिक्लेयर्ड इन ईडीएफ एंड सॉफ्टेक्स, शिपमेंट कंप्लीटेड प्लस वैलिड एग्रीमेट। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एक्सपोर्टर ने 5% कमीशन जो है फॉरेन एजेंट को शिपमेंट के बाद, एक्सपोर्टर ने 5% कमीशन फॉरेन एजेंट को शिपमेंट के बाद एडी बैंक के थ्रू पे किया, कर सकता है। एक्सपोर्टर पे 5% कमीशन टू फॉरेन एजेंट आफ्टर शिपमेंट वाया एडी बैंक, ठीक है। यही होता है एजेंसी। तो एजेंसी का बस रूल यही याद रखना है, मैं आपको रिपीट करके सुन ध्यान दे देता हूँ। दोस्तों हमने क्या सीखा कि देखो कमीशन अपफ्रंट ईडीएफ या सॉफ्टेक्स में डिक्लेयर करो, बाद में कॉम्प्लायंस हैजल बिल्कुल नहीं होगा। तो वही कर रहा है दोस्तों कि कमीशन रेमिटेंस ईडीएफ सॉफ्टेक्स डिक्लेरेशन और वैलिड एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन शिपमेंट एग्रीमेंट, प्लीज इसको याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग इस पे ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। एजेंसी कमीशन कैन बी रेमिटेड इट इफ शिपमेंट इज पेंडिंग, इफ डिक्लेयर इन ईडीएफ सॉफ्टेक्स और जस्टिफाइड लेटर। एग्जैक्टली बी नंबर करेक्ट है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कि आपको एजेंसी है कि आखिर कौन सी अथॉरिटी है जो कि कमीशन डिक्लेरेशन को वेरीफाई करती है। तो कमीशन डिक्लेरेशन को वेरीफाई करने का काम है दोस्तों हमारा कस्टम्स का, कस्टम वेरीफाई करती है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं रिडक्शन इन इनवॉइस वैल्यू, तो इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। हम समझेंगे इनवॉइस वैल्यू रिडक्शन कब अलाउड है, कितना अलाउड है, कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि एक्सपोर्टर कभी कभी इनवॉइस वैल्यू रिड्यूस करते हैं जेन्युइन रीजन के लिए, जैसे मान लीजिए उनको कैश डिस्काउंट देना है, ठीक है, कैश डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसके लिए एक्सपोर्टर कभी कभी क्या करते हैं कि इनवॉइस वैल्यू को कम करते हैं, कैश डिस्काउंट देना है, ठीक है, या अर्ली पेमेंट ऑफ यूजेंस बिल या कोई वैलिड केस हो, राइट, लाइक कैश डिस्काउंट फॉर प्री पेमेंट ऑफ यूजेंस बिल और एनी अदर वैलिड केस। क्या ये अलाउड है? हाँ अलाउड है, एडी बैंक अलाउ करते हैं अंडर फेमा गाइडलाइन, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। इनवॉइस वैल्यू को कम करवा सकते हैं एक्सपोर्टर कैश डिस्काउंट देने के लिए, ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड है, लेकिन कंडीशन यही है कि प्री पेमेंट डिस्काउंट, मतलब अलाउड होता है अनएक्सपायर्ड पीरियड एट स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट रेट या एआरआर बेंचमार्क, लिखा है ना, अलाउड फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड एट स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट रेट और एआरआर बेंचमार्क, पहले पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा लिखा है कि देखो रिडक्शन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। मतलब ये क्या कर रहा है दोस्तों कि रिडक्शन जो है वो इनवॉइस वैल्यू के 25% से कम होनी चाहिए। दिस इज नॉट फॉर कमोडिटीज विथ फ्लोर प्राइस
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अदर केसेस में क्या लिखे हैं कि रिडक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू 25% ऑफ इनवॉइस वैल्यू बट नॉट फॉर कमोडिटीज विद फ्लोर प्राइस रिस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्टर शुड नॉट बी इन द आरबीआई कॉशन लिस्ट। कुछ स्पेशल रिलैक्सेशन है, कोई परसेंटेज लिमिट नहीं है। अगर एक्सपोर्टर का 3% 3 से ज़्यादा साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री हो, आउटस्टैंडिंग बिल जो है एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट टर्नओवर पिछले 3 साल का उसके 5% से कम हो, तब उस केस में कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप छूट दे सकते हैं। एंड एक्सटर्नलाइजेशन इशू वाले कंट्री के आउटस्टैंडिंग इग्नोर करते हैं अगर पेमेंट लोकल करेंसी में हुआ है तो जैसे मान लीजिए एक्सपोर्टर ने 2% डिस्काउंट दिया अर्ली पेमेंट के लिए, बिल्कुल अलाउड है यदि वो सब कंडीशन फॉलो कर रहा है तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो नॉर्मल रूल है 25% कैप, और यदि एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर है तो कोई कैप नहीं है। नॉर्मल रूल कितना बताया, रिडक्शन जो है इनवॉइस वैल्यू के 25% से कम नहीं होना चाहिए, राइट। प्लीज इसको याद कर लेंगे। अब दोस्तों नॉर्मल रूल 25% कैप है, एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर में कोई कैप नहीं है, वही चीज यहाँ बार बार याद रखिएगा। तो 25 वाला रूल याद रखिएगा, 25% कैप वाला रूल है। तो नॉर्मल रिडक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू द 25% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। यदि एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर है तो कोई कैप नहीं है, यदि 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, आउटस्टैंडिंग 5% से कम है, तो वही यहाँ पे रूल बताया जा रहा है। चलिए तो अब 1-2 सवाल पे जवाब दीजिए। मैक्सिमम रिडक्शन इन इनवॉइस वैल्यू नॉर्मली अलॉट बाय एडी बैंक इज, मैक्सिमम कितना बताया था आपको, 25%, है ना। पेमा परमिट 25% रिडक्शन इन इनवॉइस वैल्यू अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब छूट दे सकते हैं एक्सपोर्टर। रिडक्शन बियॉन्ड 25% इज अलाउड इफ, हाँ, एक्सपोर्टर का 3 साल से ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड हो और आउटस्टैंडिंग 5% से कम हो, तब 25% से ज्यादा भी आप उनको छूट दे सकते हैं। आई होप ये याद रहेगा। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं जो कि है हमारा क्लेम